हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण के बारे में। आपको थोड़े ही समय में पूरा करवा दिया जाएगा। अम्ल क्षार और लवण क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अम्ल की पहचान कैसे करते हैं, तो जो पुरानी थ्योरियां आई उसमें अम्ल के बारे में बताया गया कि जो है अम्ल खट्टा होता है, क्षार तीखा होता है। इस तरीके से हम लोग पहचानते थे, लेकिन ये अवधारणा ज्यादा मान्य नहीं थी, गलत साबित हो गई। तो इसके बाद जो है एक ब्रॉन्स्टेड और लारी की परिकल्पना आई। उन्होंने बताया कि जो है प्रोटॉन जो है निकलते हैं, तब जो है जो प्रोटॉन का दान करते हैं उसे अम्ल कहते हैं, और जो ग्रहण करते हैं उसको हम क्षार कहते हैं। लेकिन जो आपके हाई स्कूल बोर्ड में है वो है आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस के अनुसार आपको बताना है कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। तो अम्ल की परिभाषा सुनिए ध्यान से। अम्ल किसे कहते हैं? जो ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में क्या त्यागते हैं? H+ आयन को त्यागते हैं। इसके अलावा कोई भी धन आयन नहीं त्यागते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, यहाँ पर HCl है और ये HCl टूट कर क्या बनाएगा? H+ और Cl- बनाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये अम्ल है। अम्लों की बात करें तो अम्ल दो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल की उदाहरण की बात करें तो यह परिभाषा पहले बता दें आपको। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं और धनायन H+ आयन देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल की अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को HCl मिल जाएगा, HNO3 मिल जाएगा और जो है H2SO4 मिल जाएगा। जब HCl जो है टूटेगा तो ये जो है H+ और Cl- का निर्माण करेगा। जब HNO3 टूटेगा तो H+NO3- का निर्माण करेगा, और H2SO4 जब टूटेगा तो यहाँ पर 2H+ और जो है SO4- का निर्माण करेगा। ये आप लोग जानिए। यहाँ पर जो देखिए 2H+ बना हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसका उपयोग आप लोगों को पीएच के जब फॉर्मूले में हम लोग पीएच का मान निकालना सीखेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपियों में इसे नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से अगर दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? तो पानी में पूर्ण रूप से वियोजित ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे आप लोगों को उदाहरण मिल जाएगा CH3COOH, जिसे आप सिरके के नाम से जानते हो। इसके अलावा जो है आपको फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 मिल जाएगा, और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल भी आपका जो है वो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में ही आता है। तो यहाँ पर आप लोग दुर्बल अम्ल के उदाहरण भी आप लिख लीजिए। दुर्बल अम्ल के बारे में क्या परिभाषित किया गया कि ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल की उदाहरण की बात हम लोग कर रहे थे। दुर्बल अम्ल की बात कर रहे थे CH3COOH, यहाँ पर जिसे आप सिरके के नाम से जानते हैं। और ये जब टूटता है तो जो है H+ और CH3COOH CH3CO- के रूप में टूटा हुआ दिखाई देता है। तो इसे अब हम क्या कहेंगे? जो है दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार से H2CO3 भी आपका क्या है? कार्बोनिक अम्ल, जिसको हम दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल, ये भी क्या है? दुर्बल अम्ल ही है। नोट कर लें आप लोग। ये तो बात थी आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं। इसी तरीके से आर्हेनियस के अनुसार क्षार की भी परिभाषा पूछी जाती है कि क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार किसे कहते हैं? जो जलीय विलयन में जो है टूटकर OH- आयन दे,
इसके अलावा कोई भी माइनस आयन ना मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यहाँ पर आप क्षार को भी दो भागों में बांट सकते हो, एक तो प्रबल क्षार और दूसरा दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार की अगर बात करें तो प्रबल क्षार फिर से वही अम्ल की ही तरह परिभाषा कि प्रबल क्षार किसे कहते हैं, तो वहां पर जो पूर्ण रूप से जलीय विलयन में वियोजित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षार के नाम से जानते हैं। प्रबल क्षार के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रबल क्षार में NaOH है, ये टूट कर क्या बना रहा है, Na+ और OH- बना रहा है। इसके अलावा KOH है, ये भी क्या कर रहा है, K+ और OH- बना रहा है। तो ये दोनों आपको जो है प्रबल क्षार में उदाहरण लिख देने हैं, नोट कर ले आप लोग फटाफट। इसके बाद अगर हम लोग दुर्बल क्षार की बात करें, दुर्बल क्षार की बात करें तो यहाँ पर जो पूर्ण रूप से वियोजित ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। जलीय विलयन में जो पूर्ण रूप से वियोजित ना हो, जैसे आप बात करें NH4OH की, NH4OH पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा। आपका जो है MgOH का होल ट्वाइस पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा। इसके अलावा AlOH का होल थ्राइस भी पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। 10 सेकंड में आप लोग इसे नोट कर ले। अब बात यूपी बोर्ड में पूछी जाती है कि प्रबल अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ऐसे ही क्षार जो है धातुओं से क्या क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो मतलब अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण की बात करते हैं। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें अम्ल के गुण की बात करें, अम्ल के गुण की बात करें तो देखेंगे कि कोई भी अम्ल है, जैसे मान लो आप जो है Na से सोडियम से रिएक्शन करा रहे हो, दो मॉलिक्यूल्स ले लो H2SO4 से अभिक्रिया करा दें हम, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि Na2SO4 और जो है Na2 जो है H2 गैस मिल जाएगी, सॉरी यहाँ पर H2 गैस प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर बैलेंस है रिएक्शन, दो सोडियम है, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये बैलेंस रिएक्शन है। इसी तरीके से आप जिंक ले लें और इसकी अभिक्रिया करा दें H2SO4 से, तो आप देखेंगे कि ZnSO4 प्राप्त हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें Na2CO3, इसकी अभिक्रिया दो मॉलिक्यूल्स HCl से करा दें तो 2NaCl प्लस H2O और जो है CO2 गैस प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो धातुएं हैं वो अम्ल से क्रिया करने के बाद जो है क्या बना रही है, लवण का निर्माण कर रही है, धात्विक लवण का निर्माण करती है। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है, तो इसको भी आप लोग फटाफट नोट करें। इसी प्रकार से हम लोग क्षार के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर क्षार की अभिक्रिया धातुओं से कराएंगे। क्षार की अभिक्रिया, यहाँ पर क्षार के गुण के बारे में पढ़ेंगे। क्षार के गुण के बारे में अगर पढ़ें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि NaOH है, ये एक क्षार है और इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करा दें, जिंक से करा दें, और दो मॉलिक्यूल्स NaOH लिया गया है तो यहाँ पर आपको Na2Zn और जो है O
टू मिल जाएगा, जिसे सोडियम जिंकेट कहते हैं। ये क्या कहलाता है? सोडियम जिंकेट कहलाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, जिंकेट कहलाता है। और इसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल आती है। इसके अलावा अगर हम लोग क्या करें, NaOH की अभिक्रिया जो है CO2 से करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? Na2CO3 मिल जाएगा। इसको आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए आप सभी लोग। इसके बाद बात करते हैं सूचक की। सूचक क्या है? सूचक जिसे इंग्लिश में हम लोग इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। इंडिकेटर क्या करता है? पहचान कराता है। किसकी? अम्ल और क्षार की पहचान कराता है इंडिकेटर। इंडिकेटर जो है आपके मानव निर्मित भी है, प्राकृतिक भी है। जैसे आप लौंग ले लीजिए, तेल की सुगंध ले लीजिए, पात गोभी ले लीजिए, जो ब्रोकली ले लीजिए, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। हल्दी ले लीजिए, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। लेकिन जो मानव निर्मित सूचक हैं उनमें जो है आप बात करें मेथिल ऑरेंज की, लिटमस पेपर की बात करें, फिनोफ्थलीन की बात करें, तो यहाँ पर एक सारणी बनाकर हम लोग देख लेते हैं कि जो है अम्लीय माध्यम में ये जो कृत्रिम सूचक है ये किस कलर का रंग देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को लिटमस पेपर से और भी बातें बताएंगे। आप वीडियो में ज्वाइन रहिए, लेक्चर को आप ध्यान से सुनते रहिए। आपको लिटमस पेपर का कोड भी बताया जाएगा याद करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सूचक के नाम लिख लेते हैं। सूचक, यहाँ पर सूचक आप भी लिख लीजिए सूचक, और यहाँ पर लिखेंगे अम्लीय माध्यम में रंग। अम्लीय माध्यम में रंग, मतलब कि अम्लीय माध्यम में वो कैसे रंग देते हैं। और दूसरा क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है उनका, ये बात करेंगे। तीन ही आपके बोर्ड पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीन ही चीजें आप पढ़ लीजिए। सबसे पहला आपका है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, यहाँ पर ऑरेंज। दूसरा आपका है लिटमस, लिटमस है। तीसरा जो है आपका फिनोफ्थलीन है। तीसरा है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन है। अब मेथिल ऑरेंज की बात करें, अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? ये लाल रंग का होता है। लिटमस पेपर कैसा होता है? ये भी लाल रंग का होता है। और जो फिनोफ्थलीन है वो अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? रंगहीन होता है। ये जरूर याद रखिएगा ये वाली लाइन कि फिनोफ्थलीन अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? रंगहीन होता है। इसके बाद क्षारीय माध्यम में आप मेथिल ऑरेंज की बात करें तो ये कैसा हो जाएगा? ये पीला कलर का हो जाएगा। जो लिटमस पेपर है ये कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। ये जरूर याद रखिए, गुलाबी भी। ये फिनोफ्थलीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। फिनोफ्थलीन की जैसे ही एक नाम आता है नेफ्थलीन। मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आप जाइएगा, वहां पर आपको मिलेगा कि ऊर्ध्वपातन के उदाहरण क्या क्या है या ऊर्ध्वपातन की क्रिया किसे कहते हैं। तो वहां पर आप लोगों को नेफ्थलीन, कपूर, आयोडीन और जो है नौसादर, ये सब उदाहरण मिलेंगे। और वहां पर मैंने आपको जो है ऊर्ध्वपातन समझाया है, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। आप उस शॉर्ट वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिनोफ्थलीन अम्लीय माध्यम में कैसे होते हैं? रंगहीन। क्षारीय माध्यम में कैसे होते हैं? गुलाबी। लिटमस पेपर की बात करें तो इस लिटमस के बारे में भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बताया है, लेकिन आपको फिर से यहाँ पर बता देता हूँ कि लिटमस पेपर जो बनता है वो लाइकेन से बनता है। और ये लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है, लाल और नीला। अब बात करते हैं कि जो लाल लिटमस पेपर है वो क्षारीय माध्यम में किस रंग का हो जाता है। तो लाल लिटमस पेपर जो है वो क्षारीय माध्यम में, लाल लिटमस पेपर की बात करें हम लोग तो लाल लिटमस पेपर की बात करें, लाल लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर है, वो क्षारीय माध्यम में कैसा हो जा रहा है? क्षारीय माध्यम में आपका हो जा रहा है कैसा? नीला हो जा रहा है, नीला। तो इसके लिए हम लोगों ने कोड पढ़ा है लक्षणा। लक्षणा एक नाम है।
ला से लाल और छा से क्षारीय माध्यम और न से नीला, मतलब कि लाल लिटमस पेपर क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। इसी तरीके से जो नीला लिटमस है, नीला लिटमस पेपर जो है, नीला लिटमस पेपर, यहाँ पर पेपर वर्ड आप यूज कर लेंगे। पेपर जो है अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में जो है, अम्लीय माध्यम में कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसके लिए कोड बनाया गया है अनिल। आ से अम्लीय माध्यम, न से नीला और ला से लाल, मतलब कि अम्लीय माध्यम में जो नीला लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं पीएच के बारे में। पीएच किसे कहते हैं, पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच कैसे निकाला जाता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। एक दो सवाल आपको करवाएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। पीएच की बात करें तो पीएच का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है कि पीएच को हम फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और जो इसकी परिभाषा है वो है ऋणात्मक लघुगुणक की H+ आयन की सांद्रता क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। मतलब अगर हम लोग है यहाँ पर फॉर्मूला लिखें, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ कंसंट्रेशन आयन इज कॉल्ड पीएच। यहाँ पर पीएच की परिभाषा ऋणात्मक लघुगुणक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर पीएच निकालने की बात करें, अगर आपको सवाल दिया है कि 10 की पावर -3 MHCl के पीएच मान की गणना कीजिए, के पीएच मान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये M क्या है, इसकी सांद्रता के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब ये जब HCl है ये टूटेगा तो ये H+ और Cl- आयन बनाएगा और इसकी सांद्रता का जो मान दिया है ये 10 की पावर -3 दिया है। मतलब H+ आयन की जगह पर आप क्या लिखेंगे, H+ आयन की जगह पर 10 की पावर -3 लिखेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, फिर से देखते हैं इसे मिटाकर। यहाँ पर जो है बात करें पीएच निकालने के लिए, जब हम लोग अभी HCl के बारे तोड़ रहे थे तो यहाँ पर हमें H+ और Cl- मिल रहा था और इसकी सांद्रता 10 की पावर -3 मिल रही थी। तो यहाँ पर जो पीएच का मान निकल रहा था -log H+ कंसंट्रेशन आयन में, इस फॉर्मूले को रखना था हमें और यहाँ पर 10 की पावर -3 है। और हम लोग जानते हैं अगर किसी की पावर में लॉग में लिखा हुआ है तो वो चीजें बाहर आती है। मतलब यहाँ पर जो माइनस है इस तरीके से हो जाएगा और -3 लॉग यहाँ पर 10 मिलेगा और बेस 10 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, बेस 10 है। तो यहाँ पर जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 लॉग 10 आएगा, 3 log 10 और log 10 का मान जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, पीएच का मान कितना आ जाएगा, 3। मतलब कि यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछा गया था 3 आ गया इसका आंसर। मतलब यहाँ पर सवाल पूछा गया था 10 की पावर -3 HCl के पीएच मान की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पीएच का मान 3 आ गया। बच्चे जो है अगर इस तरीके से जो है अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दिया रहता है तो अगर HCl की सांद्रता केवल और केवल 1 है तो यहाँ पर जितने पावर लगी है उसकी वैल्यू क्या कर दीजिए आप, 1 कर दीजिए, तो आपको जो है उसका मान, पीएच का मान पता चल जाता है। लेकिन अगर जो है H2SO4 है और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ये 2H+ और SO4 माइनस माइनस में टूट रहा है और यहाँ पर जो है फिर मान आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी गलती नहीं करिएगा कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी और यहाँ पर आप
3 दिख रहा है और अब पता चला H2SO4 में आपने वही ट्रिक अप्लाई कर दी, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि सांद्रता कितनी होनी चाहिए, H प्लस एक, H की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। आगे इसकी बात करेंगे, इसी सवाल के बारे में आपको बताएंगे। और जो है इससे पहले आपको पीएच का मान बता देते हैं, 0 से लेकर 14 के बीच तक होता है। और 7 जो है 0 से 7 तक की जो वैल्यू होती है वो अम्लीय होती है। 7 जो है 7 कह लीजिए उदासीन न्यूट्रल चीजें हैं। और 7 से 14 के बीच में अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान होता है तो वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। और अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारा एक प्रकार का जो है बफर विलयन है। इसका पीएच कितना होता है आप लोग कमेंट में, अगर वीडियो आप हमारी देख रहे हैं तो कमेंट में बताएंगे। आगे जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि पीएच का मान H2SO4 का कैसे निकाला जाता है, पीएच और OH में क्या संबंध है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आगे बात करते हैं H2SO4 की। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की पावर -2 H2SO4 के पीएच का मान, पीएच का मान। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक -log H प्लस कंसंट्रेशन आयन यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे कि H2SO4 जब टूटेगा तो यहाँ पर जो है ये 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस बन रहा है। तो यहाँ पर इसकी सांद्रता कितनी दी गई है, 10 के पावर -2, और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 ये, तो यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा, मतलब ये पीएच का मान जो होगा -log, और यहाँ पर 2 गुणे 10 के पावर -2 रहेगी। फिर यहाँ से आप लोग अगर इस तरीके से लिखा है तो माइनस ऐसा रख लीजिए, और ये log A प्लस B की तरह फॉर्मूला लगा लीजिए, तो यहाँ पर log 2 प्लस log 10 की पावर -2 देखने को मिलेगा। और log 2 का मान होता है 0.3010। और यहाँ पर अगर आप वैल्यू करेंगे सॉल्व तो देखेंगे कि -2 log 10 आएगा यहाँ पर, और ये माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी वैल्यू, तो ये -0.3010, और यहाँ पर -2 log बेस रहेगा सब जगह पर 10, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, log बेस 10 यहाँ पर वैल्यू। और ये जब माइनस से गुणा होगा तो -0.3010, और ये -2 log 10 का मान कितना है, 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी -3010 -2। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए ध्यान से, माइनस यहाँ हुआ और ये अभी माइनस से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब वैल्यू जो है आप यहाँ पर घटा लीजिए, 2 में से 30 10 को आप जो है घटा लीजिए, 0 आएगा, यहाँ पर 10 में से 1 चले जाएंगे, 9, यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 9 में से 3 गया 6, और यहाँ 1.699 आ जाएगी वैल्यू, मतलब कि यहाँ पर प्लस में वैल्यू आएगी 1.699 वैल्यू आ जाएगी, पीएच का मान आ जाएगा यहाँ पर। ये आपको ध्यान रखना है, फटाफट आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर 2 मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पर आपको हाइड्रोजन्स देखने को मिलते हैं तो जो है आप जो ट्रिक बताई गई है उसका यूज नहीं करेंगे, बल्कि उस सवाल को यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। नोट कर लीजिए आप। इस चैप्टर में आपके जो है विभिन्न प्रकार के यौगिक हैं, जैसे बात करें NaCl है आपका, नमक साधारण नमक है, फिर है आपका घावन सोडा है, फिर बेकिंग सोडा है, और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है, और जो है यहाँ पर जिप्सम की भी बात करेंगे हम लोग। इनके मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं, इनका फार्मूला क्या होता है, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, और इनका उपयोग क्या होता है, ये हम लोग अभी एक एक करके बातें कर लेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इन चीज को जो है नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं साधारण नमक का जो फॉर्मूला है, साधारण नमक का जो फॉर्मूला है वो क्या है, NaCl।
जबकि यहाँ पर इसका उपयोग अगर कहें तो उपयोग क्या कर सकते हैं, हमारे घरों में जो है इसका उपयोग किया जाता है, ये चीज हम लोगों को पता है। इसके बाद अगर बात करें कि जो है धावन सोडा क्या चीज है, धावन सोडा किसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर जो है ये NaOH है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुणों की बात करें तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, डेकाहाइड्रेट है, इसको जब गर्म किया जाएगा तो यहाँ पर 9 मॉलिक्यूल्स जल बाहर हो जाएंगे और अधिक गर्म किया जाएगा तो यहाँ पर और अधिक गर्म करें अगर हम लोग Na2CO3 इंटू H2O को और अधिक गर्म करेंगे तो ये Na2CO3 प्राप्त हो जाएगा और ये H2O भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये एक सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी जो है बात तो यौगिक की आपके जो कोर्स में है, खाने का सोडा या इसी को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। खाने का सोडा देख ले बच्चे क्या लिखा जा रहा है, खाने का सोडा, इसी को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, NaHCO3 है। फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब क्या करें, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, बनाने की विधि की बात करें, अगर हम लोग बनाने की विधि की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले लीजिए, जल ले लीजिए और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर प्रवाहित करा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स NaHCO3 प्राप्त हो जाएगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग। इसके बाद अगर इसके रासायनिक गुण की बात करें, रासायनिक गुणों की बात करें तो ये जो है अगर इसे हम गर्म कर दें, सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 को लें और इसे गर्म कर दें तो ये जो है सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा, Na2CO3 में परिवर्तित हो जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा और CO2 गैस मुक्त होगी। जो झागदार पेय बनाए जाते हैं वो इन्हीं की सहायता से बनाए जाते हैं। और ये जो मार्केटों में टिकिया है और जो है टिकिया समोसा ये सब बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी इनका उपयोग किया जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मकों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है, ब्रेड को बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा, नोट कर लें, जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर लें। अगला टॉपिक है हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण की बात करें अगर हम लोग तो इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, विरंजक चूर्ण का नाम इसका हिंदी में है। और ये क्या करता है, कलरों को उड़ा देता है, वो भी रिएक्शन आप लोगों को दिखाएंगे। अब आप लोग बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला CaOCl2 है। आप लोग जरूर याद रखिए कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग बनाने की विधि की बात करें, बनाने की विधि कैसे है, इसकी बनाया कैसे जाता है, तो यहाँ पर आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और उसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड करा दीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करा दीजिए, तब आपको क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, CaOCl2 मिल जाएगा और जल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगर इनके रासायनिक गुणों की बात करें, तो यहाँ पर अगर इसमें CO2 गैस प्रवाहित करा दी जाए, मतलब ये ब्लीचिंग पाउडर है, अगर यहाँ पर CO2 गैस प्रवाहित करा दिया जाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ये आप लोग नोट जरूर कर लीजिए, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराने पर क्या होगा। अगर यही ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर आप जल से अभिक्रिया करा दें तो जल से अभिक्रिया कराने पर एक इसमें परिवर्तित हो जाता है CaCl2 में, कैल्शियम क्लोराइड में, और यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है। जल से क्रिया कराने पर यहाँ पर क्या निकलती है, बात कर रहे हैं हम लोग CaOCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स H2O ले लें, 2 मॉलिक्यूल्स H2O लेंगे तो CaCl2 प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होता है और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स HClO भी प्राप्त हो जाएगा। और यही HClO आगे चलकर यहाँ से
HCl गैस अलग बन जाएगी और ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। और यही नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, यही नवजात ऑक्सीजन जो है रंगीन पदार्थ को क्या, यही नवजात ऑक्सीजन जो है, ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को जो है क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आपका होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पूछा गया है और इससे जो है कैसे जिसे हम बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करते हैं। इसे पीओपी के नाम से भी जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O है। और इसको बनाने की विधि क्या है, जब आप जिप्सम ले लीजिए CaSO4 इंटू 2H2O और 373 केल्विन पर गर्म कीजिए, तो यहाँ पर 3/2 मॉलिक्यूल H2O बाहर हो जाता है और हाफ H2O बचता है, तो इसी को हम PO2 कहते हैं। और यहाँ पर रासायनिक गुण की बात करें तो जो है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल रहा है हाफ H2O से इसको जो है जल से क्रिया करा दिए तो ये पुनः क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा। तो जिप्सम का फार्मूला जरूर पढ़ के जाइएगा। जिप्सम का उपयोग क्या होता है ये भी आप लोग जान लीजिए। मूर्तियों को बनाने में किया जाता है, प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, डेंटिस्ट इसका उपयोग करते हैं और घरों में ये दीवारों में आकृतियों बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा जो कि धातु अधातु चैप्टर से होगा। धन्यवाद।